अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा अकरम और मेरे साथ हैं ताहा अवैस। यूटी विस्टा के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हमारे साथ आइस के प्रेसिडेंट जुनैद हुसैन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं, अपनी लाइफ जर्नी, अपना तारुफ। लाइफ जर्नी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मेरी मैट्रिक एफएससी मुल्तान से ही है। और एफएससी के बाद आपको पता है कि हमारे बच्चों को 2 लाइफ रूट्स दिए जाते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर। और मैं अपने चाचू को डॉक्टर बनता देख चुका था, तो मैंने यही सोचा कि मैं इंजीनियर बनूँ। एंड इंजीनियरिंग में मेन ये 3 ऑप्शन हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सो आई चोज सिविल क्योंकि इसका स्कोप मेरे ख्याल से जो है बाकी डिसिप्लिन से ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ। डिबेटिंग, जैसे एनुअल फंक्शन होते हैं आपके स्कूल के, उसमें परफॉर्मेंसेज। तो सिमिलरली यूनिवर्सिटी आके भी यही जर्नी मैंने अपनी कंटिन्यू रखी है और फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं काफ़ी सारी सोसाइटी में इन्वॉल्व हूँ। उसके अलावा आगे चलाते हैं। अच्छा, आपकी जर्नी काफ़ी हद से मेरे से रिलेट करती है क्योंकि आप भी अपनी फैमिली से पहले इंजीनियर, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग का सोचा और तो सोचा भी आपने, मतलब कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके पीछे मतलब कि क्या माइंड सेट है कि सिर्फ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ही क्यों सोचते हैं हम? इसकी मेन रीज़न ये है कि बड़ी फील्ड्स जो हमारा मेनली कंट्री में जो इशू चल रहा है ना, वो ये है कि जो बड़ी मेजर फील्ड्स हैं उसके अलावा अवेयरनेस भी नहीं है। अब आप देख लो कि सॉफ्टवेयर में अब जाके वो हो रहा है, और आप मेरिट भी देखोगे या एप्लीकेशन भी देखोगे तो वो सॉफ्टवेयर की धड़ाधड़ इंक्रीज हो रही है। आप सिविल में इतनी एडमिशन नहीं आ रहे, मैकेनिकल में नहीं आ रहे, जितनी सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। तो हमारे कंट्री में ये होता है कि एक चीज़ मैप पर आती है, लोग उसे देखते हैं, एक बंदे ने उन्होंने सक्सेसफुल होते हुए देख लिया तो वो 100 लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, और 100 लोगों को देख के 1000, और फिर पूरा हमारा जो कंट्री है ना वो एक ही तरफ, एक ही फील्ड में जाता है। तो बाकी दूसरी माइनर फील्ड हैं जिसमें हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्कोप हो, लेकिन क्या मेन इशू है अवेयरनेस का। अवेयरनेस नहीं है तो इस वजह से वो, तो हमारे साथ भी यही हुआ है। अब यही है, जब बाहर आके चीज़ का पता लगे सोचते हैं शायद उस टाइम अगर किसी और चीज़ का पता होता तो हम कुछ और चीज़ कर लेते, बट इट्स ओके, इतना मसला नहीं। जैसे कि आपने कहा कि मैं स्टडी के अलावा और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव था, तो यूटी आने के बाद आपने आइस के अलावा कोई और सोसाइटी ज्वाइन की? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सोसाइटी ज्वाइन की हैं। मैंने फुटबॉल क्लब भी ज्वाइन किया है, मैंने यूपीसी भी ज्वाइन की थी, फोटोग्राफी सोसाइटी, एएसएम भी ज्वाइन की थी मैंने, और हालांकि मैकेनिकल किया है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी। तो आपने टेक्निकल सोसाइटी को ऊपर क्यों लेकर? मेन रीज़न इसका टेक्निकल सोसाइटी नहीं था, क्योंकि आप शुरू में आते हो ना तो आपके जो मेन गाइडेंस होती है वो सीनियर होता है, और बीइंग इन अ डिपार्टमेंट जो आपके इमीडिएट सीनियर्स हैं या जो जैसे दूसरे सेशंस के भी हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, और अगर आप उनको किसी चीज़ में इन्वॉल्व देख रहे हो तो जाहिर है उनके साथ रहते हुए आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी जिनके साथ मैं लाइक शाम को फुटबॉल खेल रहा हूँ या वैसे उन्होंने जो मुझे गाइड किया कि मीडिया सोसाइटी, यूपीसी, बड़े फोटोग्राफी का शौक था मुझे, मोबाइल फोटोग्राफी वैसे ही करता हूँ फॉर द कैमरा, मैंने यूपीसी ज्वाइन कर ली। एएसएमई भी बस आई केम टू नो इट्स एन इंटरनेशनल सोसाइटी, तो वो भी मैंने ज्वाइन कर ली। बस कोविड की वजह से बीच में गैप आया है, बट आई कंटिन्यू विद आइस क्योंकि मेनली इट वाज अ डिपार्टमेंटल सोसाइटी, एंड आई टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल सोसाइटीज, तो मेरे हिसाब से बाकी सोसाइटीज से एक बड़े लेवल पे काम कर रही है आइस। तो आइस ऑफिशियल डिपार्टमेंट सोसाइटी है, तो क्या समझते हैं, मतलब बाकी सोसाइटी की सर्विस में क्या आप फील करो? एक्सपोजर, और जो मैं समझता हूँ एक ड्रास्टिकल चेंज है मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे वे ऑफ थिंकिंग में, मेरे वे ऑफ वर्किंग में, वो मेनली सोसाइटी में रहने की वजह से भी हुआ है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट जब आपको मिलता है, आप इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इस माहौल में रहते हैं, आप काम करते हैं तो हैबिट्स आप में डेवलप हो जाती हैं, और अच्छा, मतलब अब तो आने वाले हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, पहली बात है, अब सिविल इंजीनियर रुक तो नहीं रहे, आएंगे। तो आपने भी जिस तरह आते साथ, मतलब पहले साल से आपने ज्वाइन की आइस, तो जो आने वाले हैं उनको आप जरा थोड़ा आइस के बारे में बताएं कि आइस करती क्या है, इसका पर्पस क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये काइंडली आप सर। अच्छा, आइस बेसिकली जो यूटी में फाउंड हुई है वो हुई है बैक इन 2008, और आई गेस 2008 और 2010, 08 के हमारे सीनियर थे जिन्होंने 2010 में फाउंड की थी। बेसिकली ये यूके की सोसाइटी है, और हमारी जो सोसाइटी है वो एक स्टूडेंट चैप्टर है यूटी का जो कि उससे एफिलिएटेड है। इस सोसाइटी का मेन रीजन होता है, हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि अदर देन स्टडीज आप में वो स्किल्स
इन्हेंस करना जो कि आपको थ्रू टीचर्स या थ्रू बुक्स नहीं मिलती। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इंटरव्यू में आना कैसे है, मैंने इंटरव्यू में बैठना कैसे है, मैंने इंटरव्यू में बोलना कैसे है, मैंने ड्रेसिंग किस तरह से करके आनी है, मैंने किस टोन में बात करनी है, मैंने किस तरह से बात करनी है। मैं अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं सैंडल पहन के चला गया हूँ, लेदर की जैकेट पहन के चला गया हूँ, तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द डोर टू द मोमेंट यू सिट एट द इंटरव्यू चेयर एंड हाउ यू टॉक विद देम, ये सब कुछ आपको बुक्स नहीं सिखाती। तो जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहते हो, आईसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। इसके अलावा जैसे आपको तो पता ही है कि जो हम वर्कशॉप करवाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा जो हम इवेंट मैनेज करते हैं वो भी आपको इन प्रोफेशनल फील्ड में काम देते हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है। सो इट्स ऑल अ ट्रेनिंग। और आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आप जहाँ पर इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो आप इंटरव्यू भी लेते होंगे, तो आपने कोई इंटरव्यू में कोई फनी क्वेश्चन बोला हो या फनी जवाब आया हो इंटरव्यू में शेयर? इंटरव्यू में फनी जवाब एक दफ़ा ये हुआ था कि एक लड़का आके बैठा, उसने लाइक सलाम नहीं किया मुझे, ऐसे ना फॉर्म पकड़ा के मैंने उसे देखा, उसने मैंने कहा जी, कहते आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ जी। कहते हैं फिर मेरा फॉर्म भी ले लो। तो जब मैंने उसे बिठाया तो उसने कहा मुझे बस पता नहीं है आप लोगों का, मैं बस गुजर रहा था, लोग खड़े थे तो मैं भी आ गया। और उसके बाद सोचा कि बहस ही हुई है उससे, एक तरह की इंटरव्यू कोई नहीं हुआ। और बाद में उसने कहा, मैंने पूछा आप आए क्यों, मैंने कहते पता नहीं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, सेलेक्ट ऑब्वियसली नहीं करता, इस तरह के लोग नहीं सेलेक्ट होते। अच्छा, इधर हमारा एक है कि टेक्निकल सोसाइटीज हम जो बनाते हैं, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में कि टेक्निकल चीजें तो हम सिलेबस में भी पढ़ रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट हमें पढ़ा रहा होता है, तो इन टेक्निकल सोसाइटीज को बनाने का, इनको ज्वाइन करने का क्या मकसद है? टेक्निकल बुकिश और टेक्निकल नॉलेज में फ़र्क है, मेन चीज़ जो कि बच्चों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि बुक में आपको थ्योरी लिख के दी गई है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है वो आपको बता दिया गया, लैब में वही स्टेप्स आपने वो करने हैं। जैसे आपको बताया गया भाई इतना पानी ले लो, इतना सीमेंट ले लो, इतनी सैंड ले लो, उनको मिक्स कर दो, आपके पास कंक्रीट बन जाएगा। कुछ चेंज करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपके पास ना आइडियाज़ हैं और ना ही कोई पाथवे है कि यार किस तरह से करना है, क्योंकि वही स्टेप्स फॉलो करने, उसी के मार्क्स मिलने, कुछ और करोगे हो सकता है पेपर में गलत भी हो जाए। इसके अलावा जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज की बात आती है, तो मेनली आपको पता है सॉफ्टवेयर का दौर है, तो जब भी आप किसी फील्ड में भी जा रहे हो, चाहे आप 4 साल में बुक्स ही पढ़ रहे हो, फील्ड में जाके आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही है। सो विद इन द सोसाइटी हम इन जो लर्निंग ईयर्स होते हैं, इसी में उन सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड देने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करें। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि स्टडी के साथ साथ भी अपने अर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्किल्स कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आप बेशक बुक्स रट लें, लेकिन इंटरव्यू में जाके आपको यही ना पता हो कि इसने मेरे से क्या पूछा है, मैंने इसको क्या बताना, तो आई डोंट नो कि उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है। सो टेक्निकलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं और इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना होता है। बाकी जो आप स्टूडेंट सोसाइटी में काम करते हैं, आपका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है, डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन है, आपके लिंक्स बनते हैं, सो वो भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट। कुछ लोग समझते हैं सोसाइटी ज्वाइन करने से उनकी जानने का स्टडी और इफेक्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है सोसाइटी, तो उनके लिए आपको क्या लगता है? यार सोसाइटी का इवेंट आ रहा है, लेट्स से हफ्ते में एक, इसकी तैयारी करनी है आपने पूरा हफ्ता, जहाँ आपकी 4 बजे पढ़ाई एंड हो गई। अगर मुझे लगता है कोई बच्चा रोज़ का रोज़ भी साथ पढ़ता है ना, उसे मैक्सिमम भी आधा घंटा, या चलो ज़्यादा ही पढ़ रहा है तो घंटा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहा है, बाहर जा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, आई डोंट नो। अगर दिन में वो आधा घंटा 5-10 मिनट भी निकाल ले, मुझे नहीं लगता कि रोज़ भी सोसाइटी का कोई काम आता है। इवेंट से पहले अगर 1 दिन पहले आपको तैयारी का कहा जाता है, और उसमें भी अगर वो कह रहा है कि हमारी एकेडमिक डिस्टर्ब हो रही है, तो हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी क्लासेस के साथ इवेंट का क्लैश आ जाता है। उस केस में देखा जाता है, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे आपका क्विज है, इस तरह का कुछ है, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रेफरेंस दोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मैं खुद बैठा हूँ, मैं अपनी क्लासेस भी ले रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस भी पूरी है और मैं सोसाइटी भी चला रहा हूँ, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैनेज करना चाहिए। यही चीज़ आपको आगे जाके, जब आपको जैसे 3-4 प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, सबके पास 24 घंटे, एक बंदा 4 प्रोजेक्ट्स कर रहा होगा, एक बंदा 1 प्रोजेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है वो 4 प्रोजेक्ट वाला क्या मेरे पास आधा घंटा बच जाता है, वो 1 प्रोजेक्ट वाले से वही पूरा ना हो रहा है। तो मैनेजमेंट स्किल्स है, मेन चीज़ ये है। अच्छा, आपने मेजर सोसाइटीज ज्वाइन की थी स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा,
फिर आपने सिर्फ आइस को ही चुना, मतलब कि आप आइस मैं रह सिर्फ आइस में गया था। अच्छा, बाकी से निकाल दिए गए? कोविड में बहुत इनएक्टिव था मैं, तो वो Okay. शेयरिंग और वो सारा कुछ, तो उसमें मैं बिल्कुल मतलब आप आइस में रह गए, तो आपने फिर प्रेसिडेंट बनने का कब सोचा, मतलब कौन सी ईयर में आके आपने सोचा कि भाई प्रेसिडेंट बनना है इधर? फाइनल ईयर में भी, मतलब स्टार्ट में भी इतना नहीं था मुझे, क्योंकि कीपिंग इन माइंड में एक्टिविटी, बट जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा था और इन दी एंड जाके ये फील हो गया था कि इफ आई डू अ लिटिल मोर एफर्ट आई कैन ग्रैब दैट सीट, और हुआ भी यही। तो जैसे कि आइस में परफॉर्म कर रहा था, तो आपने आइस कब चुनी थी और आप किस टीम में मतलब मैं आइस ज्वाइन की है फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जब आपको पता न्यू इंडस्ट्री जाते हैं तो सोसाइटी की इलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, और मैं पीआर टीम में था स्टार्ट में, और स्टार्ट में मैंने पीआर का वैसे कोई काम नहीं किया, मेनली वो इवेंट्स में आके थोड़े बहुत जो हेल्प करा देते हैं वही किया मैंने। इसके बाद कोविड आ गया दूसरे सेमेस्टर में, और जो भी हमने किया ऑनलाइन इवेंट्स हमने काफ़ी मैनेज किए थे। इसके अलावा जब यूनिवर्सिटी दोबारा रीओपन हुई मेरे 5th सेमेस्टर में, तो मैंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट शो किया इन डिफरेंट टीम्स, मीडिया भी, पीआर भी, मैनेजमेंट भी, रिसोर्सेज भी। तो एक ओवरऑल मुझे नो हाउ था किस तरह से इवेंट को मैनेज करते हैं, किस तरह से चीज़ों को चलाया जाता है, और आई गेस यही चीज़ काम आती है आगे से। तो आपने पहले बताया था कि आपके सीनियर्स की मतलब जिस तरह गाइडेंस होती है, उसकी गाइडेंस को मतलब आपने लेकर सोसाइटीज को ज्वाइन किया और आगे उनको कैरी ऑन किया। तो कोई ऐसे सीनियर, कोई ऐसे मेंटोर जिनका आप सारी जिंदगी मतलब कि शुक्र अदा करते रहे कि ये अगर ये सीनियर ने मुझे जो चीजें बताई हैं ये मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं, कोई उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं जो चीजें उन्होंने बताई हैं? यार मेरी फर्स्ट जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था यूयूटी आने से पहले ही हो गया था, वो हमें मिले थे जब हम एंट्री टेस्ट देने आए थे, साकिब भाई। सो ही वाज द मेन गाइडलाइन फॉर मी कि किस तरह से आपने आके इधर एडजस्ट होना है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि होता है ना शुरू में बच्चा घर से आता है, हॉस्टल में से कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सो उन्हीं के साथ शम्स भाई भी थे जो कि स्टार्ट में जिन्होंने काफ़ी गाइड किया है, एडमिशन के टाइम भी, और फर्स्ट डे भी आके मैंने उन्हीं को कॉल कर दी है भाई अभी बताओ क्या करें। सो काफ़ी हेल्पिंग सीनियर्स मिले हैं, बाकी जो मेरे डिपार्टमेंट में हैं काफ़ी मतलब के स्टडी के रिलेटेड भी। सो मेनली यही लोग हैं, और जो एक मेन होता है कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी के 4 सालों में आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद इसके आपने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी चेंजेस लाए आप सोसाइटी में, कोई जो आपने नई इवेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हों वो आप थोड़ा सा बता देंगे? मेनली जो हमने किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हमने ऑर्गेनाइज किया, इट्स नॉट न्यू बट जो कि पिछले 4-5 साल से नहीं हुई थी, सो इट वाज न्यू फॉर ऑल टीम। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स वीक जो कि नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ अर्से में, वो हमने ऑर्गेनाइज कराया। इसके अलावा वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इस्लामिक सेशन एज वेल, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल, और इसके अलावा जो डिफरेंट चेंजेस हैं वो टीम की वर्किंग में थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि मेंबर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगी, वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट, सो दैट्स फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। यूटी में अक्सर लोगों के ख्यालात हैं कि सीजी पे बिजनेस, तो आप कैसे समझते हैं? यार डिफरेंट पर्सन डिफरेंट स्टोरी, बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूँगा कि आप CGPA का बिल्कुल ख्याल रखना ही छोड़ दें, क्योंकि आपको इंटरव्यू की सीट पर ले जाने के लिए CGPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा है जिसके पास लाइक आपको पता है पाकिस्तान में रेफरेंसेस और इस तरह काफ़ी वो चलता है, बट अगर आप क्राइटेरिया और मेरिट पर बात करें, एक बंदा है जो कि हर चीज़ मेरिट पर करता है और उसके लिए CGPA इज़ इम्पॉर्टेंट, और CGPA आई डोंट थिंक कि मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल चीज़ है अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे चलो मैं आखिरी रात देख लूँगा फिर तो किसी नीचे ही रहेगा काम आपका, बट CGPA इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर किसी ऐसा भी होता है कि कुछ बंदे होते हैं जिनको आता है बट वो पेपर में इतना परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके मार्क्स इतने नहीं आ रहे होते, सो वो चीज़ तब सामने आती है जब आप इंटरव्यू सीट पर बैठे होते हैं। जॉब सबके लिए अवेलेबल है, बट इन द रेस ऑफ द कंपटीशन जो फिगरेटिव चीज़ें मैटर कर रही हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना है। आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की, ठीक है। अगर बाहर से आपका कोई फ्रेंड आता है तो आप कौन सी ऐसी जगह यूनिवर्सिटी की है जो उसे दिखाएंगे, जो मतलब मोस्ट फेवरेट जो आप उसे दिखाना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा फेवरेट आपका खाना है जो आप उसे खिलाना चाहेंगे यहाँ पर? मेरे जितने भी दोस्त आए उनको मैंने पूरी यूनिवर्सिटी का ही टूर कराया है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। फर्स्टली मैं उनको यही लेके आता हूँ मेन ब्लॉक, बिकॉज इट्स द मोस्ट हिस्टोरिक प्लेस। 1923 में जब सिर्फ यही था, यही इसी को कहा जाता था, सो इट्स लाइक हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं।
खाना यार एक्सटेंशन बंद हो गई, नहीं तो उसका शवारमा बड़ा अच्छा था। और अब एक पंगा शेक ही है हमारे पास जो कि पूरे लाहौर में मशहूर है, तो पंगा भी लाता हूँ। एसएससी का खाना ठीक है, काफ़ी मेनली यही पंगा शेक ही है जो भाई बाहर से भी लोग पीने आते हैं वही है। ऐसे ही यूटी मतलब सपोज करें कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आज शाम आपको दोस्त नहीं आ रहा, तो आप कैसे मतलब चांस? मैं उसके साथ बिठा के पढ़ूंगा। स्लाइड नहीं पढ़नी है ना, फोन पे पढ़ लूंगा, बाहर ले जाऊंगा, मैनेज हो जाता है। या थोड़ा बहुत टाइम उसको दे दिया, उसको सुला के पढ़ लिया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये सिविल डिपार्टमेंट के बाहर एक मॉन्यूमेंट प्लेस्ड है, मैं बहुत जब भी गुजरता हूँ उसके सामने से आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, मुझे नहीं समझ आई कि वो है क्या चीज, और काफी लोगों मुझे लगता है कि नहीं समझ आई, तो उसके बारे में काइंडली आप थोड़ा बताएं कि वो क्या मकसद है। स्ट्रक्चरल ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बना हुआ है। हमारे टीचर है सर रिजवान आदम, जो कि वहाँ से ही वो पीएचडी मास्टर्स करके आए थे एंड ही हैज वर्क फॉर इट। इसमें मेनली ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, अगर आप उसे गौर से देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स, डिफरेंट जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, किस तरह से वो जॉइंट होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर्स प्लेस होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में, वो उन सबको जो है ना यूँ समझ लें कि जितने भी वो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन से मेंबर्स से, उन सबको मिला के ना उन्होंने एक ट्री बना दिया। एक टी बीम है, आई बीम है, डब्ल्यू बीम है, और जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, तो वो डिफरेंट जॉइंट्स को प्लेस करके उन्होंने एक ट्री सा बना दिया। इतना एस्थेटिक शायद आपको ना लगता हो बट इंफॉर्मेटिव है। बच्चों को अगर आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखानी है, लेट्स से बुक पे एक डायग्राम बनी हुई है और आप उनको ट्री पर ले जाएं कि ये देखें ये जॉइंट इस तरह से होता है, सो दे कैन मेमोराइज दैट बेटर। तो ये एक बेसिक पर्पस है। यूटी के बारे में कोई बेस्ट चीज़ जो पसंद आती है यूटी? ये यूटी की कैंपस लाइफ ओवरऑल अच्छी और पुरसुकून जिंदगी है यूटी की कंपेयर टू अदर मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चों को मेंटल टेंशन बहुत होती है, बट यूटी बेहतर है। और कैंपस लाइफ को अगर मैं देखूँ जिसमें आपके दोस्तों के साथ आ जाती है, वैसे आपकी हॉस्टल लाइफ आ जाती है, सो ओवरऑल अच्छी, बुराई नहीं करता। अच्छा, कहते हैं कि इंजीनियर तब तक इंजीनियर नहीं होता जब तक उसकी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं होते, जब तक वो कोई तगड़ा बहाना नहीं बना लेता ना वो इंजीनियर नहीं बनता। तो आपने कौन सा ऐसा क्रिएटिव बहाना जो आपने इन 4 सालों में यूज किया हो, आप किसी असाइनमेंट से बचने के लिए या किसी टीचर कहीं पे भी? यार अब मैं यहाँ पे अपने रास्ते नहीं खोलूंगा सारे बट काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बीमारी का बहाना मेन जो एक सबसे बड़ा बहाना चलता है कि आपने काम नहीं किया तो आप छुट्टी कर लो, 2-3 हफ्ते बाद चले जाओ, फिर सर जी बहुत बीमार था और एप्लीकेशन दे के, और उस तरह के काम हो जाते हैं। ये पोस्ट होगी यार, मेरा फेस छुपा देना तो इस तरह की चीज़ें। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई काम इस तरह का आपको पड़ जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप बहाना लगा देते हो मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, हॉस्टलाइट होने का ये फ़ायदा भी है। इस तरह की चीज़ें की हैं, बट अब सारा कुछ तो नहीं बताऊँगा मैं। चलें ठीक है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेजर फील्ड है और यहाँ पर बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, तो आप कोई ऐसी बुक का नाम लेना चाहें जो आपको पास करने के लिए पढ़नी पड़े? स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी, बीएसए के लिए आई गेस वो भी थी, स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुक थी जो कि मुझे पढ़नी पड़ी क्योंकि वो सब्जेक्ट भी बहुत ख़तरनाक था, मेनली बिकॉज ऑफ द टीचर्स अलमशहूर बुरहान और सरवर आया जो कि डराते थे बच्चों को कि हम आपको फेल कर दें, तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा है वो। और आगे भी डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को काम आई है, तो वो बुक अभी तक चल रही है। अच्छा, सोसाइटीज के बारे में अगर हम बात करें तो आप आने वाले जूनियर्स जो हैं या जो अभी जिन्होंने अभी तक सोसाइटीज को ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो सोसाइटीज ज्वाइन करें, किस तरह की सोसाइटीज ज्वाइन करें और सोसाइटीज ज्वाइन करने से उन्हें क्या बेनिफिट्स होंगे? देखें, वन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सोसाइटी आई गेस वुड बी फाइन, क्योंकि शुरू में तो बच्चे एक्सप्लोर करने के लिए सारी सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, शुरू में टाइम भी बहुत होता है, बट हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से देखता है कि कहाँ पे वो एडजस्ट हो रहा है, कहाँ पे उसे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे वो अच्छा एक्सपीरियंस कर पा रहा है। सो इन दी एंड वन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सोसाइटी आई गेस फॉर द सेकंड एंड थर्ड ईयर वुड बी ओके, कि जिसमें आप थोड़ा बहुत अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी कुछ सीख लो और साथ ही रिक्रिएशनल के लिए जैसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए इवेंट्स होते हैं नॉन टेक्निकल सोसाइटीज़ के, उसमें भी आप पार्ट ले लो, तो एक आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा, जो कुछ सीखना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा, और फाइनल ईयर में आके तो बंदा एक सोसाइटी में ही रह जाता है मेनली,
तो वो फिर अब उस बच्चे पर है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट वन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल है ऐसी जगह। कि चलें फ्यूचर के प्लान्स यार फ्यूचर प्लान मेनली तो बिजनेस सेटअप करना है अल्टीमेटली, तो उसके लिए जो जो स्टेप रिक्वायर्ड होंगे वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। लाइक फर्स्ट थिंग भी है इफ आई हैव टू डू द जॉब, इफ आई हैव टू मूव अब्रॉड, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके यहाँ आके बिजनेस सेटअप करना है, मेन तो यही है। तो लाइक प्रोफेशनल गोल यही है, बाकी एक अपना जो पर्सनल गोल होता है वो वर्ल्ड टूर का ही है, तो दुनिया घूमनी है, देखने के क्या होगा। चलें, अल्लाह आपको वर्ल्ड टूर पर ले जाए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। ओके।